नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिख रखा है यहाँ पे 21, 9 और 10, 19, 7, 14, 16, 14 और यहाँ पर है x, यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी। देखिए, अगर आप यहाँ पर 21, 9 और 10 इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 21 और 9 30, 30 प्लस 10 40। ठीक है, ऐसे ही अगर आप दूसरे वाले कॉलम को देखिए, 19, 19 प्लस 7, 7 प्लस 14, अगर आप इन सबको ऐड करेंगे 19, 7, 26, 26 और 14 हो गया 40। ठीक है, इसी तरह से इस वाले कॉलम को ऐड करने पे भी 40 आना चाहिए और 16 प्लस 14 जो कि 30 हो रहा है। हमारे पास 40 होने के लिए x की वैल्यू अगर 10 हो जाए, हमारे पास 30 प्लस 10 की वैल्यू 40 हो जाएगी, यानी कि सवाल के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10। ठीक है, इससे मिलता जुलता एक सवाल और देखते हैं। ये भी मिसिंग नंबर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर्स क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर लिखा है 3, 5, 2, 38, 1, 4, 8, 81, इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में है। देखिए 38 कैसे आएगा, बात को हमें समझना पड़ेगा। हमारे सामने है 3, 5 और 2। अगर आप इस पहले वाले कॉलम को ध्यान से देखें, 3, 5 और 2 है हमारे पास। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि 38 हमें लाना है तो हम कैसे ला सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पर 5 और 3 को देखें, ठीक है, 5 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कराने पे 15, 15 और 15 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 30, यानी कि इस पूरे का मल्टीप्लाई कराने पे 30 आता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। क्या आप इन तीनों को अगर ऐड करते हैं, 5, 3, 8 और 2 10, यानी कि 10 हो गया। 30 प्लस 10 40, यानी कि ये लॉजिक तो गलत हो गया, नहीं लग सकता। तो जब आपके पास एडिशन वाले लॉजिक्स फेल हो जाएं, ठीक है, एडिशन वाले लॉजिक आपके फेल हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में आप स्क्वायर वाले लॉजिक्स की तरफ बढ़ें। ठीक है, आमतौर पे स्क्वायर वाले लॉजिक्स जरूर लग जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको भी। जैसे आपके सामने यहाँ पर गिवन है 3, 5 और 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, 9, 5, 14, 34 और 34, 4, 38, 38 आ गया। इसी तरह इन 3 की बात करते हैं। देखो 1, 4 और 8 है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का स्क्वायर होता है 64। सभी को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 81। ऐसे ही 4, 7 यहाँ पर लेट से x है ना, और नीचे आपको 74 मिल रहा है। 4 का स्क्वायर तो भाई 16, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अगर आप इन सबको जोड़ दो तो जोड़ने पे वैल्यू 74 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से तो 65 तो वैल्यू आपको मिल ही चुकी है, क्योंकि 16 प्लस 49 आपके 65 तो होते ही हैं। अब 74 और 65 में डिफरेंस कितने का है 9 का, यानी कि x स्क्वायर का ही आंसर तो 9 है, तो x का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 3। प्लस माइनस मत लगाइएगा, ठीक है, प्लस वाले साइन को ही लेंगे, आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर E। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं बच्चों, ये सवाल है आपका एनालॉजी का। ठीक है, एनालॉजी का सवाल है ये, और एनालॉजी के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए 63 का रिलेशन 9 से बना है, तो 14 का रिलेशन आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो 6 प्लस 3, 63 के डिजिट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 प्लस 3 होता है 9। यहाँ पर आप देख रहे हैं 14, यानी कि ये 14 कैसे आया होगा, 14 यहाँ पर जो नंबर लिखा होगा उसकी डिजिट्स को जोड़ के ही तो ये 14 आया होगा। अब आप देखो, क्या 4 प्लस 2 14 होता है, नहीं, ये तो 6 होता है। 9, 6, 15 होता है, 6, 5, 11 होता है, यानी कि ये 3 आंसर तो हो नहीं सकते, लेकिन 6 प्लस 8 14 जरूर होता है, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 प्लस 8 को जब आपने जोड़ा तो 6 प्लस 8 क्योंकि 14 हो गया, 14 यहाँ पर लिखा है, इसलिए आपका सही आंसर। ठीक है, कल अभी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखिए एनालॉजी का, उसी से रिलेटेड। 18 का रिलेशन दे रखा है 12 से, 52 से, आपसे पूछ रहा है 12 का रिलेशन किससे होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब आप देखिए 18 से 52, 52 को देखते ही एक बात समझ में आती है
भाई 18 का 3 गुना है 54, और उस 54 में अगर आप 2 को कम कर देंगे तो आपको 52 मिल जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे 12 के साथ करें, तो 12 का जब आप 3 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 36। 36 में जब आप अपनी तरफ से 2 को माइनस कर देंगे आपको आंसर मिलेगा 34। देखिए इस सवाल का जो सही जवाब है वो 34 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका फिर से एनालॉजी का है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायनासोर का रिलेशन है ड्रैगन के साथ। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही। ये डायनासोर जो है वो एक कह सकते हैं कि ड्रैगन का ही एक एडल्ट रूप है। ड्रैगन होता है छोटा रूप और ड्रैगन का ही एडल्ट रूप होता है डायनासोर, यानी कि एक विस्तृत रूप है। ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो रिवोल्यूशन है और इवोल्यूशन है इनका आपस में कोई ऐसा सच कोई नहीं मिलता लॉजिक। सोल्जर का रिलेशन गोरिल्ला से नहीं है, मेडिवियल का रिलेशन एंशिएंट से सच नहीं है। लेकिन जो आइस है, आइस छोटा पीस है, आइस का ही बड़ा जो होता है उसे हम कहते हैं स्नो। ठीक है, जब मेजर लेवल पे आपको आइस मिल जाती है तो उसी को हम स्नो कहते हैं। तो इसलिए जो काफी हद तक मैच कर रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं पीजन का रिलेशन दिया गया है पीस से, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाइट फ्लैग का रिलेशन किससे होगा। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। कि पीजन जो है वो पीस यानी कि शांति, कबूतर याद रखेंगे हमेशा शांति का प्रतीक होता है। ऐसे ही सफेद झंडा किसका प्रतीक है ये पूछा गया। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है कंफ्यूजन में अपना आंसर ये कर देते हैं कि जो सफेद झंडा है ना वो विक्ट्री यानी कि लीजिए विजय का प्रतीक है, कि ऐसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा सफेद झंडा तब दिखाया जाता है जब आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यानी कि आप सरेंडर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरेंडर जो होगा यहाँ पे सही आंसर होगा। इस बात को प्लीज समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और उम्मीद करता हूँ गलत नहीं करेंगे अगर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन देख रहे हो वो आपका सीरीज का क्वेश्चन है। 8 है, 15 है, 28 है, 53 है। अगला नंबर पूछा आपसे, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 8, 15, 28 और 53 इसके बाद वाला पूछा गया। देखो 8 से क्या हो जाएगा, 8 का अगर आप करते हैं डबल तो 8 इंटू 2 होता है 16। अब -1 कर दो, आंसर आ गया 15। 15 है, फिर से डबल करो, डबल करोगे हो गया 30। लेकिन इस बार 1 नहीं 2 माइनस करोगे तो 28 आएगा। ऐसे ही अब 28 है, फिर से डबल करो, 56 हो गया। पहले में 1 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, अब 3 माइनस करेंगे। यहाँ सॉल्व करोगे आप तो 28 और 2 की अगर आप देखोगे 56 माइनस 3 यानी कि 53, 53 आना चाहिए। 53 लिखा हुआ है। वैसे ही 53 में 2 का मल्टीप्लाई करके इस बार 4 को माइनस कर दो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 53 इंटू 2 करोगे तो ये 106 होता है, -4 करेंगे तो 102। 102 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल देखते हैं। आइए सीरीज से पहले एक ही क्वेश्चन नंबर 17 और देखिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें भी आपको ऑड वन आउट बताना है। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट, यानी कि इन 4 में से कोई एक ऐसा है जो इन जो पेयर बना रहे होंगे ऑप्शंस उनमें से अलग होगा, तो आपको बताना है कि कौन सा है। अगर हम पहले वाले की बात करें तो 82 और 73 इनमें अगर आप डिफरेंस देखें 82 और 73 में बच्चों कितने का डिफरेंस होता है। अगर आप 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस होता है 9 यूनिट। ऐसे ही 66 और 58 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस है वो बताइए। ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने हैं। 55-46 में अगेन यहाँ पर भी 9 का डिफरेंस है। ठीक है, 26-17 में भी 9 का डिफरेंस है। लेकिन ये वाला जो डिफरेंस आप देख रहे हैं बी वाला 63 में से अगर आप 58 को माइनस करेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस आ रहा है जबकि बाकी पहले तीसरे और चौथे में 9 का डिफरेंस है। इसलिए सही आंसर माना जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो कि सीरीज का सवाल होगा। 12 के बाद लिखा हुआ है यहाँ पे 143, 16 के बाद 256, 20 के बाद 399। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या है। आसान सवाल है, सभी जानते हैं 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 और 144 और 143 में ऑब्वियस सी बात है एक कम करके लिखा गया होगा तभी 143 आया है। तो पहले 2 के लॉजिक तो आपको समझ में आ गए। ऐसे देखिए 16 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256। अब 256 में जब आप 1 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 255 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे ही जब आप 20 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 20 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 400,
400 में जब आप 1 को माइनस कर देंगे ये आंसर आएगा आपका 399 जो कि यहाँ पर लिखा है। ऐसे ही यहाँ जो वैल्यू होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, उसका स्क्वायर करके 1 माइनस यहाँ लिखा गया है। अब आप 575 को देखकर एक बात तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं और ये समझते हैं 575 है वो 576 के पास है यार, इसके पास है 576 और 576 जो होता है ना वो 26 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, 26 आनी चाहिए। 26 हमारा आंसर हो गया, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर समझ लो। 26 अगर आएगा तो 26 का स्क्वायर होता है 576, लेकिन हमें एक कम करके लिखना है इसलिए हमने 575 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 26। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो फिर से मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, प्रीवियस ईयर का है। इसको पूरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ज्यादा हमें डिटेल के अंदर नहीं जाना, बस आप पहले वाले और आखिरी वाले को देख लें, ठीक है। 18 का आधा लिखा हुआ है यहाँ पे 9, ऐसे ही जरा देखिए 26 है और यहाँ पर 13 है, तो 26 का आधा क्या लिखा है बच्चों, 13 यानी कि 13। ऐसे ही यहाँ पर 20 है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आएगा। वैसे बात है जब आप 20 का आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 10 ही यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और देखिए, ये जो आप मिसिंग नंबर का सवाल देख रहे हैं, ठीक है, भी काफी अच्छा है, इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पर ये 53 है, यहाँ पर ये 53 है, दिस इज 53। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, भी एक अच्छा सवाल होगा आपके लिए। 5 है 2 है, तो आप देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 25 प्लस 4 को जोड़ देंगे तो आपको ये देखिए 29 मिल जाएगा। ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36, 3 का स्क्वायर होता है 9, 36 प्लस 9 करेंगे आपको 45 मिल जाएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर यहाँ पर होता है भाई 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 16 प्लस 4 करेंगे आपको 20 मिल जाएगा। और 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ पर है 53। 53 आने के लिए कितना कम है, आप कहेंगे सर 4 कम है, लेकिन 4 कम है, लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे वर्गमूल लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर तो 2 आएगा तभी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो फिर देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो 7 का स्क्वायर 49 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 49 प्लस 4 आपका 53। क्लियर, अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूँ ठीक गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अगला जो सवाल है वो भी मिसिंग नंबर का ही है, एक और आपकी समझ को बढ़ाने के लिए एक सवाल और दिया जा रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 2 है, 17 है, 23 है, 3 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, 5 है, 8 और यहाँ पर 38 है, ठीक है। इसे देखिए और फटाफट बताइए क्या लॉजिक लगेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें, 2 के बाद ठीक अगला नंबर क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद ठीक अगला नंबर 4 आता है, 5 के बाद ठीक अगला नंबर 6 आता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, 2 और 3 का अब आप गुणा कर दें, वो आ रहा है 6। अब यहाँ पर 6 को लिख लें एक जगह पे। ऐसे ही 4 और 3 का गुणा करके आप 12 लिख लें यहाँ पर, और ऐसे ही 6 और 5 का गुणा करके आप 30 लिख लें। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। 2 के बाद अगर आप देखें तो 2 के बाद ठीक अगला नंबर 3 आता है, 3 के बाद ठीक अगला नंबर 4 आता है, 5 के बाद ठीक अगला नंबर 6 आता है। 2 और 3 का गुणा करने पे 6 आ गया, 3 और 4 का गुणा करने पे 12 आ गया, 5 और 6 का गुणा करने पे 10 आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करेंगे, इस 17 और इस 6 का क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, ठीक है। जब आप 17 में 6 को जोड़ेंगे तो 17 और 6 होता है आपका 23। ऐसे ही यहाँ 30 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो आपको 38 मिल जाएगा, और ऐसे ही 12 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 24, ठीक है। यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका वो 24 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए, इनमें से कोई भी नहीं है, 24 आपका ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है ये आपका डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन टेस्ट। क्या हुआ है कि मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर की, मान के चलिए ये मोहित का घर है, दिस इज मोहित हाउस, पश्चिम में जाना है 15 किलोमीटर, तो लेट से पश्चिम यहाँ पर है, तो आप जानते हैं हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है। तो 15 किलोमीटर अगर जा रहा है तो कुछ ऐसे जाएगा, जो आप पूरी वैल्यू देख रहे हैं ये वैल्यू पूरी की पूरी 15 है, आप यहाँ पे 15 कर दें। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, अब इसका बायां कहां पर होगा, नीचे, नीचे की तरफ होगा,
तो 20 है तो 20 बना दीजिए, 15 इतना बनाया था तो 20 ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा बनाएंगे। उसके बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचता है, कहते हैं कि वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला। पूर्व कहाँ है? पूर्व इधर होता है। तो देखिए 15 तो ये है, 15 के बाद 10 और जोड़ दीजिए तो 15 + 10 25, यानी कि इतना 15 है और ये यहाँ पर आपका 10 है। ठीक है, यहाँ पर आके वो 25 पे रुक जाता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 20 किलोमीटर कहाँ होगा? इसका बायां कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। ये जो है पूरा का पूरा ये 20 किलोमीटर होगा। अब वो इस पॉइंट पे खड़ा है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जहां से वो चला था। कहते हैं कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए ये इसका घर है और ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरी डिस्टेंस आपको दिख रही है ये दूरी है। वैसी बात है, देखिए ये एक रेक्टेंगल बनने के कारण, बिकॉज राइट और लेफ्ट हमेशा 90 डिग्री पे लिए जाते हैं, इसलिए ये जो आप देख रहे हैं चतुर्भुज, ये मिनिमम तौर पे एक आयत जरूर बनेगा। और आयत की आमने सामने की भुजाएं क्योंकि बराबर होती हैं, तो ये 10 है, ये भी 10 किलोमीटर होगा, इसलिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और देखिए। लिखा है कि बिंदु बी से शुरू होकर जय पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर तक चला। एक बार फिर समझ लीजिए, आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। बिंदु पी से शुरू होकर जय पूर्व दिशा में गया, मान के चलिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट आपका बी है। अब यहाँ से शुरू करके वो जा रहा है पूर्व में 5 किलोमीटर, ये फॉर एग्जाम्पल 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ पर वो खड़ा है और वो बाईं ओर जा रहा है। अब इसका बायां कहाँ पर होगा? ऊपर की तरफ। अच्छा, आपने इतना लिया है तो ऑब्वियसली बात है 10 थोड़ा सा ज्यादा लेंगे आप। ठीक है, तो 10 किलोमीटर जाके ऊपर पहुंचता है। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर इसका कहाँ पर होगा? राइट होगा इसका, इस तरफ ईस्ट में। वो ऊपर जाके 20 किलोमीटर चलता है इस तरह से। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब इसका दायां कहाँ पर होगा? नीचे। नीचे होगा अगर, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा 10 किलोमीटर। जैसे मैं कहूंगा कि क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है इसलिए आमने सामने की बीच की भुजाएं बराबर हैं। ये अगर 10 है तो ऑब्वियसली बात है इसको भी 10 होना पड़ेगा, ये 20 है तो इसको भी 20 होना पड़ेगा। कहते हैं देखिए शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी और दिशा का पता लगाएं। अब आप देखिए शुरुआती बिंदु कहाँ था? ये था पी। पी से अब वो किस दिशा में है? तो आप बोलेंगे सर पी से जो दिशा है वो तो है पूर्व, यानी कि ईस्ट। वो कहाँ पर है बताइए? वो पूर्व दिशा में। और कितनी दूरी पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को मेजर करिए। देखिए 5 किलोमीटर तो ये है और 20 किलोमीटर ये है, हम बोल सकते हैं कि 25 किलोमीटर। तो अपने पूर्व मतलब जो इनिशियल बिंदु है या कह लीजिए जो प्रारंभिक बिंदु है, ये बोलेंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अब वो व्यक्ति जो है वो 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए सवाल की बात करते हैं। आपसे कहा गया यहाँ पर इनमें से भिन्न कौन है? भिन्न होने का मतलब है कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट। 3 होंगे जो एक पेयर को बना रहे हैं, चौथा ऐसा होगा जो उस पेयर से हटके होगा। 94 की डिजिट्स को अगर आप जोड़ेंगे तो 9 + 4 होता है बच्चों 13। 6 + 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये भी 13 है। ऐसे ही 8 और 5 को अगर आप जोड़ेंगे तो 8 + 5 भी 13 है। लेकिन 3 + 1 को अगर आप जोड़ोगे तो 4 आएगा, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा, बिकॉज बाकी सबको जोड़ने पर, डिजिट्स को जोड़ने पर नंबर की जो आंसर या योगफल बनता है वो 13 बनता है, बट इनका 4 बनता है, इसलिए गलत है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक सवाल और देखिए। यहाँ पर भी हमें बताना है कि इनमें से अलग कौन है। तो अगर आप देखें तो नंबर लिखा हुआ है 2, 4, 7 और 1। अगर आप इस नंबर की डिजिट्स को देखें तो जोड़ दीजिए सबको। 2 + 4 6, 6 + 7 13, 3 16, 16 और 1 17, यानी कि सबको जोड़ने पे आंसर आया 17। ठीक है, यहाँ पे 17 आया। ऐसे जरा अगले वाले को जोड़ो। देखो 3, 3 6 4 10 4 14 और 2 16, यहाँ पे 16 है। यहाँ देखो 3 4 7 5 12 2 14 और 3 17। यहाँ देखो 4 2 6 1 7 6 13 13 और 4 17, यानी कि पहले, तीसरे और चौथे को जोड़ने पर, डिजिट्स को जोड़ने पर नंबर की 17 बनता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, बी में ऐसा नहीं है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हटकर है, जो कि इन दोनों के ग्रुप में फॉलो नहीं करता है। अगला जो आप सवाल देख रहे हैं ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहते हैं कि ए बी का भाई है। भाई है तो आपको पता है कि जो मेल होता है उसको हम एक स्क्वायर बॉक्स से प्रदर्शित करते हैं और जो फीमेल होती है उसको हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहे हैं ए बी का भाई है, ए भाई है ना, तो ए को कर दो सर्कल में, लेकिन अभी बी का जेंडर नहीं पता कि बी कौन है। जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। डी का विवाह देखिए डी से हुआ है।
सी का विवाह जो है डी से हुआ है, तो अगर ऐसी बात है तो सी का विवाह हुआ है डी से, इसका मतलब सी और डी मैरिड कपल है। लेकिन इनमें से कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा ये अभी तक क्लियर नहीं। कहते हैं कि यदि सी बी का भतीजा है, अब देखिए बी का भतीजा कैसे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो बी के भतीजे के लिए बी का कोई भाई होना चाहिए, है ना, बी के लिए बी का कोई भाई होना चाहिए। अगर बी का कोई भाई होगा तो फिर इनका, ठीक है, इनका जो बेटा होगा, अगर हम बात करें ध्यान से, जस्ट अ मिनट, इनका जो बेटा होगा उसको हमने यहाँ पर नाम दिया है सी। समझ पा रहे हैं? अब आप देखिए बी जो है वो सी को क्या बोलेंगे, बी जो है वो सी को बोलेगा कि भाई मेरे, अगर ये मेल है ना, अगर ये मेल है तो भी ये इनका भाई लगेगा, और उनका बेटा जो है इनको ये भतीजा बोलेंगे। अगर ये फीमेल है तो भी ये क्या बोलेंगे, भतीजा बोलेंगे। इस बात को ध्यान समझिए। अब उसके बाद उसने बोला है कि सी की शादी डी से हुई, सी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है, तो सी की शादी भाई डी से करा दीजिए, यहाँ पर डी हो गया। कहते हैं कि ए का डी से क्या संबंध है, जो ए आप देख रहे हो ना, ए का डी से क्या संबंध है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ए है वो पहले आ रहा है। मैंने आपको बताया है, समझाया है कि ब्लड रिलेशन के अंदर जो पहले वाला नाम होता है उसी के हिसाब से आंसर करते हैं, ठीक। अब देखिए, क्योंकि ए का जो जेंडर है वो मेल है, मेल होने के कारण सास आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये फीमेल है, पुत्र वधु आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये फीमेल है। तो आप देखिए आंसर्स होने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, एक या तो ससुर या तो दामाद। लेकिन क्योंकि ए जो है वो पहले लिखा है, तो पहले लिखे होने के कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले वाले के हिसाब से हम आंसर करते हैं, क्योंकि ए जो है वो डी से ऊपर वाली जनरेशन में आता है, इसलिए जो रिश्ता होगा आंसर का वो भी बड़े वाला रिश्ता होगा, ठीक है। दामाद ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता क्योंकि जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए आंसर आप लगाएंगे ससुर, बिकॉज ए का जेंडर क्लियर है, ससुर ही हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, आपको कंफ्यूज कर सकता है ये सवाल, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो ये बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपकी समझ के लिए ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन देखिए। क्या हुआ है कि फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, अब देखिए यहाँ कहीं पे रोहित है, यहाँ पे कहीं पे रोहित है, क्योंकि मेल है तो हम इसको बॉक्स में रखेंगे। एक महिला की तरफ, लेट से मान के चलिए कोई महिला ए है, उसकी तरफ इशारा करते हुए रोहित कहता है कि उसके बेटे मतलब इस महिला के बेटे, बेटा है तो मेल होगा, हमने इसको नाम दे दिया लेट से कि बी नाम है, उस महिला के बेटे के पिता, इसके पिता कौन होंगे, इसके पिता वो होंगे जो इनसे शादी होगी जिनकी, यानी कि ऑप्शन यहाँ, सॉरी यहाँ पर आप सी लग दीजिए, तो सी जो है वो बी के पिता है, ठीक है। तो उसके बेटे के पिता, यहां तक हो गया। मेरे पिता मतलब रोहित के पिता के दामाद हैं, यानी कि ये जो पर्सन आप देख रहे हो, ये पर्सन जो है मेरे पिता का दामाद है। अब आप देखिए मेरे पिता का दामाद कब होगा, जब ये जो ए है वो मेरी बहन हो, मेरे पिता की बेटी हो। अगर मान के चलिए कि ये यहाँ पर आ जाती है ए, ए की शादी हो जाती है फॉर एग्जाम्पल उसी सी से, इनका आगे एक बेटा होता है बी, ठीक। तो ये पूरा का पूरा फैमिली रिलेशन का ट्री आपने बना लिया है। उम्मीद करता हूं कि ये ट्री आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे के पूरे ट्री के ऊपर एक बार बात करते हैं, ध्यान से देखो भाई। आप अगर देखो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, रोहित ने एक महिला की तरफ, इस महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका जो बेटा है उसके जो पिता हैं यानी कि सी, वो मेरे पिता के दामाद हैं। बात बिल्कुल ठीक है ना, रिलेशन पूरा का पूरा बन रहा है, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या होगा देखो, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू दैट लेडी, रोहित जो है उस लेडी से कैसे रिलेटेड है, ऑब्वियस सी बात है रोहित उस लेडी का भाई है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रदर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करेंगे। देखिए CARPET, कारपेट को लिखते हैं ये लोग TCEAP और R, ऐसे लिखा है। आपसे कह रहे हैं नेशनल को क्या लिखेंगे, NATIONAL, नेशनल को क्या लिखेंगे ये आपसे पूछा गया है। देखो भाई ध्यान से, मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ऑड है वो इवन नंबर पे पहुंच रहे हैं, फिर से लिख दो 1 2 3 4 5 6। तो जो ऑड है 1 है वो 2 पे आ गया,
ऐसे अगर आप ध्यान से देखें तो जो 2 है वो यहाँ पे आ गया, और जो ये जो आप R देख रहे हो वो यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि जो उनकी प्लेस वैल्यू है वो एक एक आगे बढ़ा के लिखी जा रही है। मतलब ऑड वाली जो है वो इवन पे आ गई, इवन वाली जो देखिए है फिर वहां पे इवन पे आ गई, ऑड वाली जो है वो आपकी इवन पे आ गई। मतलब आप ये कैसे, चलिए ऑड इवन आप छोड़ भी सकते हैं, आप मोटी मोटी बात ये समझिए कि एक गैप करके आगे लिख दिया जाता है। ओके, यहाँ पर भी यही काम करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप देखो लिखेंगे कैसे, n आ जाएगा यहाँ पे, a आ जाएगा आपका यहाँ पर, n a, फिर एक छोड़ दो t, और उसके बाद आ जाएगा i। अगर आप चाहें तो आप अपना आंसर यहाँ से भी कर सकते हैं, इतना देख के भी आप अपना आंसर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा लॉजिक समझते हैं। देखिए फिर आप देखो यहाँ पर C A R तक हो गया, फिर बचा P, तो P आया है यहाँ पर, फिर आया है E यहाँ पर, और T आया है यहाँ पर, यानी कि अब उल्टा लिख रहे हैं जो बचे हुए लेटर्स हैं। आप देखिए हमारे पास जो यहाँ पर बचे हुए लेटर्स हैं वो हैं ONAL। ONAL कहाँ से लिखेंगे? बस ये बात है, लास्ट से पीछे से लिखेंगे, O, यहाँ N, यहाँ पे A और फिर यहाँ पे L। ये हमारा आंसर होगा LNAA। देखिए LNAANTOI। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, B नहीं। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। ध्यान से इसको दोबारा एक बार जरूर देखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक का कोड है DDMDDHSS। इसको लिख लेते हैं एक बार। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आप देखो, समझते हैं कि भाई क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, ये जो वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो वैल्यू आएगी 5। यहाँ वैल्यू है 12, यहाँ पर 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, यहाँ 9 है और यहाँ 3 है। ऐसे यहाँ 4 है, 4 है, 13 है, 4 है, 4 है, 8 है, 19 है, और यहाँ पर भी 19। इस तरह से लिखा है। आपसे कहते हैं कि नेचुरल्स का कोड क्या होगा? व्हाट विल बी द कोड फॉर नेचुरल्स? NATURALS। चलिए नेचुरल्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। यहाँ पे वैल्यू 14 है, यहाँ 1 है, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 18 है, यहाँ 1 है, यहाँ 12 है और यहाँ पर 19 है। इस तरह से अब आप देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। अगर हम इस इलेक्ट्रिक को बीच से ब्रेक कर दें, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक को बीच से ब्रेक कर दें, अब देखिए 5 से 1 कम करेंगे 4, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 5 में 1 कम करेंगे तो 4। इस तरह से 20 में 1 कम करेंगे 19, यानी कि यहाँ पर -1 है। 3 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे +1 है। ऐसे ही 18 और 1 +1 19 हो गया, और 9 में 1 कम कर देंगे यहाँ पे, इस तरह से 8। यहाँ पर आपने -1 किया था, उसके बाद यहाँ आपने +1 किया है, यहाँ आपने -1 किया है, और यहाँ पर आपने +1 किया। इस तरह से ये लॉजिक चल रहा है। ऐसे ही जरा नेचुरल्स के लिए लिख लीजिए। देखो भाई, इसको ब्रेक करते हैं बीच में। 14 में 1 कम करेंगे तो 13 आएगा, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, 1 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 20 में 1 कम करेंगे तो 19 आएगा। इस तरह से 18 में अगर आप देखें 1 कम करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 17 आएगी, 19 में 1 जोड़ेंगे तो वैल्यू 20 है, 1 में जोड़ेंगे तो वैल्यू 2 है, 12 में 1 कम करेंगे तो क्या है, ठीक है। इस तरह से 9 में 1 कम, यहाँ पर 1 में अगर आप कम करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, 2 है, और 9 से करेंगे तो 8। इस तरह से अब इसके ऊपर वैल्यूज लिखते हैं। देखो 22 वैल्यू क्या होती है भाई? बी। आप देखो पूरे में वी में सिर्फ एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है, एक ही ना, बस यही आंसर है हमारा, खत्म बात। आगे बढ़ के क्या करना, तो इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं। स्टिल हम लोग पूरा नोट करते हैं। BS, यहाँ पर B है, यहाँ M है, यहाँ T है, यहाँ पर K है, यहाँ B है, और यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। आपसे कह रहा है बॉयज, बॉयज का जो कोड है BOYS, बॉयज का कोड आपको दे रहा है 61। आइए देखते हैं। तो B पे जो वैल्यू होती है 2, यहाँ पर वैल्यू होती है 15, यहाँ पर वैल्यू होती है 25, और यहाँ पर वैल्यू होती है S पे 19। इनकी वैल्यूज है 2 + 15 17, 17 और 25 को जोड़ेंगे 42, 42 और 19 को जोड़ेंगे तो वैल्यू हो गई 61। यानी कि 61 कैसे आ रहा है? बॉयज जो लेटर्स हैं उनकी जो रियल वैल्यू हुआ करती है
उन सबको जोड़ के हमने 61 लिखा है। ऐसे ही हम गर्ल के लिए करेंगे। आइए, जी पे जो वैल्यू होती है आप सभी जानते हो कि जी पे वैल्यू होती है 7, 9, 18 और 12। ये 12, 18, 30, 30 और 9 39, 39 और 7 अगर आप जोड़ेंगे 39 और 7 आंसर हो गया आपका 46। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक सवाल और देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है कि ही का जो कोड है वो है 41, टी के लिए कोड आपको दे रहा है 49। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पर इन सब की वैल्यूज लिखेंगे ना तो आंसर नहीं आएगा। जैसे एच पे वैल्यू 8 होती है, ई पे वैल्यू 5 होती है। अब 8 + 5 तो 13 हुआ, लिखा तो यहाँ पे 41 है, मतलब कुछ दिक्कत है। एच पे वैल्यू होती है 19, इस पे 8 और इस पे 5। अगर आप इनको देखेंगे 27 और 5 32 हुआ, जबकि यहाँ 49 लिखा है। इसका मतलब इस बार कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। तो डिफरेंट क्या है, 8 का जो ऑपोजिट है वो क्या होता है, देखिए 19। 5 का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है बच्चों, 22। 19 + 22 करेंगे तो 41 आता है। देखिए इस बार जो लेटर्स लिखे हैं ना, वर्ड लिखा है, वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका ऑपोजिट जो है वो आप करके उनको ऐड करके तब आंसर करेंगे। आप जानते हैं L1 + L2 दोनों ऑपोजिट तब होते हैं जब इनकी वैल्यूज का सम 27 आ जाए। ठीक है, अल्फाबेटिकल जो सीरीज होती है उसमें अगर किन्हीं भी 2 लेटर्स का सम 27 है, किन्हीं भी 2 का, फिर वो दोनों के दोनों लेटर आपस में उल्टे माने जाते हैं। जैसे M का N है, D का K है, D का D है ना, इस तरह से। ओके, ठीक है। शी है तो देखो 19, तो 19 के लिए अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 है तो 19 मिलेगा, 5 है तो 22 मिलेगा। सबको जोड़ो, देखो सबको जोड़ने पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो 49 आ रही है। ठीक है, अब देम का आपसे पूछा है कि THEM देम का क्या होगा, ये बता दो। देखो आसान है भाई, कि अगर आप बात करेंगे तो टी पे वैल्यू होती है 20, यहाँ पर होती है 8, यहाँ पे होती है 5 और यहाँ पर होती है बच्चों 13। 20 है तो 20 से यहाँ पर 7 आ जाएगा, 8 से यहाँ पर 19 आ जाएगा, 5 से यहाँ पर 22 आ जाएगा और 13 से यहाँ पर 14 आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये सारी की सारी हमने इनके उल्टी यानी कि जो ऑपोजिट वैल्यूज हैं वो लिखे हैं। अब आप देखिए सबको जोड़िए, 19 और 7 ये जोड़ेंगे अगर आप तो 26 है, 26 और 14 40 हो गया, 40 और 22 आपका 62। देखिए 62 इस सवाल का सही जवाब होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस सवाल के माध्यम से हमने अगले जो 10 क्वेश्चन है उन्हें भी कंप्लीट करा है। उम्मीद करता हूं आपको ये अगले के जो 10 क्वेश्चन हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आए।